और किसने लिखा है? भारतीय आपकी संघीय आवाज नहीं, व्यवस्था और राज्य के आपकी आवाज स्पष्ट नहीं आ रही है सुशील। और किसने लिखा है? और किसने लिखा है संघवाद से? हाँ सर, मैंने भी लिखा है। कौन सा प्रश्न लिखा है प्रीति? भारतीय संघवाद में उभरती हुई प्रवृत्ति का वर्णन करें। ठीक है, क्या क्या लिखा है? पढ़े सर? हाँ। पढ़ते हैं। संघात्मक शासन व्यवस्था वह व्यवस्था होता है जिसमें संविधान द्वारा शक्तियों को केंद्र राज्य में विभाजित किया जाता है और दोनों अपने अपने क्षेत्रों में स्वतंत्र होते हुए भी संघात्मक वीडियो शासन की ऑन करके, सफलता। वीडियो ऑन कीजिए। सर थोड़ी इधर प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है? लाइट का प्रॉब्लम है? जब मैंने कहा और ना कि क्लास में जब जब क्लास में जुड़ती है तो शारीरिक और मानसिक दोनों रूप से जुड़ने की कोशिश कीजिए। ओके सर, मैं कोशिश करूंगी नेक्स्ट टाइम। पढ़ूं सर? चलिए, हाँ बोलिए। हाँ। और दोनों अपने अपने क्षेत्रों में स्वतंत्र होते हुए भी संघात्मक शासन की सफलता के लिए सह अस्तित्व की भावना के आधार पर कार्य करते हैं। यही व्यवस्था भारत पे भी है। भारत में शासन के दो स्तर है, एक केंद्र स्तर और दूसरा राज्य स्तर। राज्य की संविधान की 7वीं अनुसूची के तहत दोनों केंद्र और राज्य क्रमशः केंद्र सूची और राज्य सूची पर कार्य करती है, तो वही तीसरी सूची समवर्ती सूची पर कार्य केंद्र और राज्य दोनों मिलकर करती है। संविधान लागू होने के बाद केंद्र और राज्यों में एक ही तरह की दलीय व्यवस्था होने के कारण हमें केंद्रीयकरण की प्रवृत्ति देखने को मिलती थी। 1967 के बाद जब राजनीतिक अस्थिरता, गठबंधन की राजनीति, क्षेत्रीय राजनीति तथा कई अन्य चीजों का राजनीति में प्रवेश हुआ तो सहयोगी संघवाद का विस्तार देखने को मिला। हालांकि 70 के दशक में केंद्र के शक्तिशाली रूप से उभरने के कारण कई ऐसे कार्य केंद्र स्तर पर किया गया जिससे एकात्मक संघवाद प्रभावी होते देखा गया। साथ ही 90 के दशक में जब उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण का प्रवेश भारत में होता है तो हमें संघवाद का एक नवीन रूप सौदेबाजी संघवाद देखने को मिला। इस तरह समय समय पर संघवाद उस समय की प्रभाव के अनुरूप अपना स्वरूप परिवर्तित करते रहती है। भारत संघवाद में हमें इसके कारण कई प्रवृत्तियां जन्म लेती हैं। इन इन उभरती प्रवृत्तियां को हम निम्न बिंदुओं से देख सकते हैं। भारत विविधताओं से भरा है, परंतु वर्तमान में क्षेत्रीय देता है। फलतः क्षेत्रवाद काफी प्रबल रूप में दिखाई देता है। वर्तमान में कई राज्यों में अलग अलग क्षेत्रों की मांग बढ़ गई है, जैसे बंगाल में गोरखालैंड, असम में बोडोलैंड, कर्नाटक में कुर्ग, मराठा में विदर्भ। दूसरा पॉइंट, राज्यों की यह मांग रही है कि उन्हें और अधिक वित्तीय स्वायत्तता दी जाए क्योंकि केंद्र के पास ज्यादा करों का ज्यादा हिस्सा नहीं होता। जीएसटी आने के बाद स्थिति और भी प्रभावित हुई है क्योंकि केंद्र द्वारा जो वादा किया गया था कोरोना महामारी के कारण वह पूरा नहीं किया जा रहा है। तीसरा पॉइंट, कई बार केंद्र राज्यों के बीच विवाद का विषय केंद्रीय एजेंसियां भी होती है जिसका समय समय पर प्रयोग राज्यों की अनुमति के बिना भी की जाती है, जैसे चुनाव के समय पश्चिम बंगाल में देखने को मिला। चौथा पॉइंट, राज्यों की मांग रही है क्या देखने को प्रशासनिक। मिला? सर चुनाव में वो कुछ हुआ था, मतलब विवाद में कुछ हुआ था, था? मुझे याद नहीं है, ध्यान मतलब अच्छे से याद नहीं था, इसलिए मैंने ऐसे ही लिख दिया। ऐसे ही लिख दिया? जी सर। चीजों को स्पष्ट कौन करेगा? जो चेक करेगा अच्छा, वो। फिर से सर मैं देख हम्म, लूंगी। ठीक मैं है, फिर से देख चलिए लूंगी। आगे बढ़िए। चौथा पॉइंट, राज्यों की मांग रही है प्रशासनिक तंत्र पर केंद्र का नियंत्रण ज्यादा रहा है। राज्यपाल का कार्यकाल तथा पदच्युति को लेकर भी विवाद रहता है। पांचवा पॉइंट, वर्तमान में केंद्र द्वारा भी कई ऐसी नीति बनाई गई है जिसका राज्यों द्वारा राज्य के अनुरूप नहीं बताई गई है, जैसे केंद्र द्वारा लाई गई नई शिक्षा नीति में हिंदी को अनिवार्य भाषा बनाया गया, जिसके बाद दक्षिण राज्यों में इसका विरोध होने लगा। छठा पॉइंट,
वर्तमान में केंद्र प्रायोजित योजनाओं में केंद्र की हिस्सेदारी कम हो गई है, जिससे कि राज्यों पर अधिक वित्तीय भार पड़ गया है। ये पॉइंट था। उसके बाद है, हालांकि वर्तमान में कुछ ऐसे भी कार्य हुए हैं जिससे सकारात्मक प्रवृत्तियां उभरकर सामने आई है। योजना आयोग के जगह पर नीति आयोग लाई गई है, जिससे राज्यों के प्रतिनिधि की भागीदारी सुनिश्चित की गई है। साथ ही योजनाओं को बनाने में बॉटम टू टॉप अप्रोच अपनाया जा रहा है। उसके बाद इसी में दूसरा पॉइंट है, कई ऐसी योजनाएं लाई जा रही है जिससे समावेशी विकास को बढ़ावा मिले, जैसे आकांक्षी जिला कार्यक्रम। तीसरा इसी में पॉइंट है, आज़ादी के बाद से अब तक कई विविधता के बावजूद राज्यों का स्वरूप समान होता जा रहा है तथा केंद्र और राज्य एक दूसरे से मजबूती के साथ जुड़ते जा रहे हैं। इस तरह हम देखते हैं कि संघवाद की जो संकल्पनाएं अपनाई गई थी, इससे भारतीय लोकतंत्र परिपक्वता की ओर बढ़ रहा है तथा नित्य नवीन प्रवृत्तियां भी सामने आ रही है, जिसे केंद्र और राज्यों को मिलकर राष्ट्रहित में कार्य करना चाहिए। ठीक है, तो प्रश्न क्या है? सर, प्रश्न था भारतीय संघवाद में उभरती हुई प्रवृत्ति का वर्णन करें। ठीक है, तो जब उभरती हुई प्रवृत्ति की बात कर रहा है तो इसमें सहयोगी और प्रतिस्पर्धी संघवाद की भी परिचर्चा करनी होगी आपको ना। जी, ठीक है, ओके सर। और इसको जब स्पष्ट करेंगी, क्योंकि ये भी क्या है, संघवाद के ट्रेंड्स में आगे बढ़ने के क्रम में जो चीजें सामने आ रही हैं वो भी जी। तो चाहते हैं ना, यस सर। तो इसे भी शामिल कीजिए। सबसे पहले ट्रेंड्स में देखिए कि 90 तक का क्या ट्रेंड्स रहा है, 90 से 2014 तक का क्या ट्रेंड्स रहा है, और 2014 के बाद की जो संघवाद है वो किस ट्रेंड्स में आगे बढ़ रहे हैं। बातें स्पष्ट हुई सभी को? बातें सभी को स्पष्ट हुई कि कैसे इस क्वेश्चन को डील करना है? यस सर। यस सर। चलिए, अब देखिए सुशील क्या किए हैं। सुशील, आपने क्या किया है? यस सर। आपने क्या आंसर किया लिखे है? हैं। अच्छा, प्रश्न नहीं लिखे, क्वेश्चन आंसर लिखे हैं। वीडियो ऑन करके बोलना है किसी तरह। नहीं, बिल्कुल वीडियो को ऑन कीजिए। प्रश्न है कि भारतीय संघीय व्यवस्था और केंद्र राज्य के प्रशासनिक संबंध का राष्ट्रीय आतंकवाद रोधी परिषद एनसीटीसी के विशेष संदर्भ में वर्णन कीजिए। अब बताइए, इसमें एनसीटीसी का कोई महत्व है? अब एनसीटीसी का भी कोई महत्व है सुशील? मुझे सुन पा रहे हैं आप लोग? यस सर। आप मुझे सुन पा रहे हैं? आवाज आपकी कट कट करके आ रही है। सुशील, मेरी आवाज कट के जा रही है, आपकी आवाज कट के आ रही है? तो मेरी अब आवाज बताइए कि उधर वर्तमान में मुझे कैसे पता चला कट के जा रही है क्या? चलिए, अभी बताइए, अभी सुनाई दे रहा है ना स्पष्ट? यस सर। ये बताइए कि वर्तमान में एनसीटीसी की क्या उपयोगिता है? कोई उपयोगिता है, कोई प्रासंगिकता है इस प्रश्न के जो टेल्स है उसकी? हाँ सर, तो है। कोई प्रासंगिकता है? जिस तरह क्या मेरा प्रासंगिकता है? इंटेलिजेंट आईबी जिस तरह काम करती है उसी तरह ये करता है काम। इसको अब समाप्त कर दिया गया ना, तो जब ये समाप्ति हो गया तो इसको लेकर प्रश्न कैसे बनेगा? जब ये एनसीटीसी को समाप्ति कर दिया गया, ये अस्तित्व में ही नहीं आया, तो फिर इसको लेकर काम परिचर्चा कैसे होगी?
वो तो उस समय वो था कि उस समय वो परिचर्चा में था और विवाद के कारण के रूप में था, इसलिए उस समय ऐसे क्वेश्चन पूछा गया था। तो आप एनसीटीसी की जगह एनआईए लिख देते कि एनआईए के परिप्रेक्ष्य में केंद्र राज्य संबंध की बात करनी थी। ठीक है, तो ये अभी चालू नहीं है, जिस तरह आईबी कार्य करती है इस तरह ये बंद हो गया है। हाँ, कभी नाम सुने हैं एनसीटीसी का? जब से ये आपने नहीं तैयारी पता था शुरू कि की है? बंद हो गया। ये 2011-12 की बातें हैं मुझे और नहीं उसके मालूम बाद था। से ही इस पर जब विवाद हुआ था। मैं आप ही की बात रख रहा हूँ सुशील। तो अब इसको वहां से इरेज कर दीजिएगा एनसीटीसी को, और उसके बदले वहां पर क्या लिखना है आप लोगों को? एनआईए। क्या लिखना है? नेशनल एनआईए। इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को लेकर जो पक्ष भी। हाँ, ठीक है, इसके परिप्रेक्ष्य में इस क्वेश्चन को डील कीजिए आप लोग। बातें स्पष्ट हो गई सभी को? जी सर। सर वीडियो नहीं आ रहा था। हाँ, वीडियो मैं ऑन कर रहा हूँ। मैं भी कभी कभी नेटवर्क की समस्या से पीड़ित हो जाता हूँ, तो मुझे आप तक अपनी बातों को पहुंचाने के क्रम में अपने चेहरे को छुपाना पड़ता है। ठीक है, ओके सर। तो चलिए सुशील शुरू हो जाइए, कैमरा ऑन कीजिए और एनआईए का और एनसीटीसी वाले मामले वही को छोड़कर जो लिखे हैं वही बाकी फिर बताए ना। पढ़िए क्या लिखे हैं, जरा हम भी सुने। एनसीटीसी को ठीक है छोड़ सर, दीजिए एक सेकेंड। क्योंकि वो टिल है ना, उससे पहले का पार्ट पढ़िए। ओके सर। क्या हुआ? सुशील, तो सर मोबाइल रखने के लिए व्यवस्था बना रहे हैं। अच्छा मोबाइल रखने के लिए अभी लेट के पढ़ रहे थे ना? जैसे ही वीडियो ऑन क्या करने की सर? बात आई तो 1 मिनट रुक जाइए सर। जैसे ही वीडियो ऑन करने की बात सामने आएगी रुक जाइए 1 मिनट, मैं तैयार तो हो लूँ थोड़ा सा। सेटअप में सही सर बात है ना? मोबाइल को खड़ा करने के लिए वांछक। चलिए शुरू हो जाइए। भारतीय संघीय व्यवस्था और केंद्र राज्य के प्रशासनिक संबंध का राष्ट्रीय आतंकवाद रोधी परिषद के विशेष संदर्भ में वर्णन कीजिए। संघीय व्यवस्था में दो स्तर की सरकारें होती है, एक केंद्र स्तर पर केंद्र सरकार और दूसरी ओर राज्य के स्तर पर राज्य सरकार होती है। राष्ट्रीय महत्व के विषय में जैसे रक्षा, विदेश तथा संचार, संधि, समझौता, सम्मेलन आदि पर केंद्र सरकार की अधिकार होती है, जबकि अन्य विषयों पर राज्य सरकार की अधिकार होती है। संघीय व्यवस्था में संविधान की सर्वोच्चता, स्वतंत्र न्यायपालिका तथा शक्तियों के बंटवारे का स्पष्ट प्रावधान है। भारतीय संविधान में संघीय एकात्मकता दोनों व्यवस्था के लक्षण देखने को मिलता है। सामान्य परिस्थिति में भारतीय संविधान संघात्मक व्यवस्था की तरह कार्य करता है, जबकि विशेष परिस्थिति में प्राकृतिक एकात्मक हो जाती है, जिसमें केंद्र का पक्ष भारी दिखता है, जैसे कैग, भारतीय नियंत्रक परीक्षा लेखन, राज्यपाल के कार्यकाल तथा पदच्युति के समवर्ती सूची पर कानून बनाने के संबंध में।
अखिल भारतीय कर की बंटवारा आदि के संबंध में केंद्र राज्य संबंध को संविधान की 7वीं अनुसूची के तहत 3 सूचियां जैसे संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची द्वारा स्पष्ट किया गया है। प्रशासनिक संबंधों का निर्धारण संविधान के अनुच्छेद 256 से 263 के बीच किया गया है। सूची की बात करते हैं, जैसे केंद्र सूची के विषय पर केंद्र सरकार कानून बनाती है, राज्य सूची के विषय पर राज्य सरकार कानून बनाती है, जबकि समवर्ती सूची पर केंद्र और राज्य के सरकार मिलकर कानून बनाती है। अगर राज्य सरकार का कानून और केंद्र सरकार के दोनों कानून समान है तो केंद्र सरकार का कानून ही मान्य होगा। लेकिन विशेष परिस्थिति में अनेक ऐसे प्रावधान हैं जो केंद्र सरकार को अधिक निर्णायक एवं शक्तिशाली बनाती है, जैसे अर्धसैन्य बलों की तैनाती, राष्ट्रीय आपात अनुच्छेद 352, राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356, राज्य में जांच दल भेजना अनुच्छेद 355 के तहत, अखिल भारतीय सेवाएं, राज्यपालों की नियुक्ति या बर्खास्ती आदि। यह परिस्थितियां ही केंद्र राज्य के संबंधों में विवाद का कारण बनाती है। राज्यों द्वारा केंद्र पर विशेष परिस्थितियों संबंधी प्रावधान के दुरुपयोग के अवसर आरोप लगाए जाते हैं। यही सब उपयुक्त मुद्दों के संदर्भ में केंद्र सरकार द्वारा राष्ट्रीय आतंकवादी रोधी केंद्र एनसीटीसी के गठन का संबंधी प्रावधान अत्यधिक विवादास्पद रहा है। इसके आगे सर एनसीटीसी के लेकर आ गया है। एनसीटीसी का उद्देश्य आतंकवाद के विरुद्ध खुफिया एजेंसी के बीच तालमेल स्थापित करना, ताकि विदेश प्रायोजित आतंकवाद और देश के अंदर पनपते उग्रवाद दोनों पर लगाम लगाया जा सके। यह संस्था राज्य और केंद्र स्तर पर आतंकवाद रोधी। हो गया, रुक जाइए। अब इस पे भाई फीडबैक दीजिए, प्रशासनिक संबंध कैसा लिखा है सुशील ने प्रशासनिक संबंध कैसा लिखा है? पढ़ के क्या लगा सुशील आपको? अपना आंसर पढ़ने के बाद क्या लगा? कुछ इसमें कमियां है सर। क्या जैसे? इसको और एक्सप्लेन करना चाहिए। और इसमें वर्तमान परिपेक्ष को देखते हुए इसको और एक्सप्लेन करना चाहिए। ठीक है, देखिए जहां तक आपके आंसर की बात है तो वो थोड़ा सा वेगनेस है और चीजें स्पष्ट नहीं, और एक दूसरे में जो परस्पर कनेक्ट ये बातों को लेकर रोना कहते हैं, जैसे मोतियों की माला की जो बात करें होता है हर चीज, तो इस तरह की जो बातें हैं वो आपके आंसर में नहीं दिखाई दे रही। ठीक है, और तीसरा है कि आंसर में जो प्रश्न की मांग है वो बहुत ही संक्षेप में आपने उसको स्पष्ट किया। ठीक है, प्रश्न कह रहा है कि केंद्र और राज्य के मध्य जो प्रशासनिक संबंध है, इसी की बात कर रहा है ना? तो हमें क्या करना था, संक्षेप में सबसे पहले क्या करते, संक्षेप में संघवाद के बारे में 25 से 30-40 वर्ड मैक्सिमम क्या करते, संघवाद की बात का उल्लेख करते, और फिर यहाँ पर बताते कि केंद्र और राज्य के मध्य 3 तरह के संबंध दिखाई देते हैं, जिसमें विधायी संबंध है, प्रशासनिक संबंध है और वित्तीय संबंध। जहां तक प्रशासनिक संबंध की बातें हैं तो इसमें क्या है, तो केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों का स्पष्ट विभाजन की बात करते, 7वीं अनुसूची में इसका उल्लेख किया गया है। ठीक है, संघ सूची में क्या है, तो केंद्र सरकार की कार्यपालिका है, राज्य सूची में जो है राज्य सरकार की कार्यपालिका है, और समवर्ती सूची में दोनों है, लेकिन विवाद की परिस्थिति में क्या है, केंद्र प्रभावी होता है। इसके अलावा जो अखिल भारतीय सेवाएं
जिसमें IAS, IPS, IFS की बात करते हैं। ठीक है, फिर देखिए तो एकीकृत न्याय व्यवस्था का आप उल्लेख करेंगे वहां पर, और फिर आपातकालीन उपबंध हैं। इन सब परिस्थितियों में जो प्रशासनिक संबंध दिखाई देते हैं आपको, इसको यहाँ पर क्या करना था, स्पष्ट करना था। बात स्पष्ट हुई? यस सर। बात बात स्पष्ट हुई सभी को? जी सर। यस सर। ठीक है, तो कभी भी प्रश्न लिखिए तो उसको टू द पॉइंट उसका आंसर लिखने की कोशिश कीजिए। हमें ज्यादा स्मार्टनेस दिखाने की जरूरत नहीं। प्रश्न जितना कह रहा है, जितनी बातों की मांग कर रहा है, हमें उसी के अनुरूप आगे बढ़ना। ठीक है ना? और सीधे कह रहा है कि अगर संघवात्मक व्यवस्था में प्रशासनिक संबंध की बात कर रहा है तो हम सीधे प्रशासनिक संबंध की ही परिचर्चा करेंगे, न कि अन्य अनर्गल प्रलापों की बात करेंगे। उससे मैं बार बार कह रहा हूँ कि उससे कोई बेनिफिट्स नहीं होने वाला। वो आपका टाइम किल करेगा, वो आपके लिए लॉसेस का काम करेगा। और जब तक मूल मुद्दे पर आप आएंगे तब तक क्या होगा, आपका जो टाइम मैनेजमेंट है वो क्या होगा, उसमें फिर चुनौतियां उत्पन्न होने लगेंगी। तो इसीलिए टू द पॉइंट आंसर लिखने की कोशिश कीजिए। जितनी मांग कर रहा है, जैसे जैसे प्रश्न कह रहा है कि हमें आगे बढ़ना है, प्रश्न कह रहा है संघीय व्यवस्था, तो संघीय व्यवस्था को संक्षेप में स्पष्ट कीजिए। प्रश्न कह रहा है प्रशासनिक संबंध के बारे में, तो संक्षेप में प्रशासनिक संबंध को बताइए। फिर प्रश्न कह रहा है एनसीटीसी, तो एनसीटीसी के बारे में बता दीजिए। यही 3 डायमेंशन है प्रश्न। यहाँ पे और कहीं भटकने की जरूरत ही नहीं थी। और इसके लेकर जितने भी पहलू हैं, इसको स्पष्ट करना था कि फोकस एरिया प्रश्न का क्या है, प्रशासनिक संबंध है, और उसमें एनआईए के परिप्रेक्ष्य में या एनसीटीसी के परिप्रेक्ष्य की बात करते हैं। यही है ना? यस सर। तो मैं बार बार कह रहा हूँ कि अपने ज्ञान को मत यहाँ पे दिखाने की कोशिश कीजिए कि मैं इतना जानता हूँ संघवाद के संदर्भ में। वो आपसे संघवाद के बारे में नहीं जानना चाह रहा है कि आपके पास संघवाद के संदर्भ में कितना नॉलेज है। आपसे जानना चाह रहा है कि मैं जो पूछ रहा हूँ उसके बारे में तुम्हें जानकारी है या नहीं। उसे आपके संघवाद के में आपने पीएचडी किया है, एमफिल किया है, उससे कुछ को कोई मतलब नहीं। ठीक है, उससे ये सिर्फ जानना है आपसे कि आपको मैंने जो प्रश्न टास्क दिया है उस टास्क को आप पूरा कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। बात स्पष्ट हुई? यस सर। चलिए, और कोई प्रश्न है मन में किन्हीं को? कोई मन में प्रश्न है, कुछ पूछना है? सर जितने भी संघवाद से संबंधित प्रश्न है ना उसको एक बार समझा दीजिएगा, क्योंकि लिखने के क्रम में बहुत सारी समस्याएं आ रही है। भाई मैं तो हम प्रश्न की ही बात करते हैं ना। मैंने ऐसा क्या आपको नहीं बताया है जो आपके प्रश्न के लिए वो उपयुक्त नहीं है। मैं बार बार कह रहा हूँ कि ये आपके स्मार्टनेस है कि आपको मैं चीजें मैंने अभी बात मैं बताऊंगा आपको कि अगर प्रशासनिक संबंध में अगर आपको अलग से बता दिया तो अब इसमें बचा क्या कि मैं अगर नहीं बताऊंगा कि भाई इस प्रश्न का उत्तर ऐसा होना चाहिए। जब मैंने आपको प्रशासनिक संबंध के संदर्भ में सभी बातें अगर स्पष्ट कर दी, मैंने विधायी संबंध के बारे में सभी बातें स्पष्ट कर दी, मैंने आपको जो ट्रेंड्स है सारी चीजें वो मैंने आपको बता दी, तो फिर इसमें फॉर्मेट बताने की जरूरत कहाँ से आ जाती? इसका मतलब है कि आप चीजों को इंटरलिंक नहीं कर पाते, आप चीजों को एक दूसरे से कनेक्ट नहीं कर पाते, आप प्रश्न की डिमांड को नहीं समझ पाते। इशू यहाँ है ना। मान लीजिए मैं आज 10 क्वेश्चन आपके पास संघवाद से जुड़े हुए हैं तो मैं उसको डिस्कस कर दूंगा। अगर 11वां क्वेश्चन बन गया तो प्रीति, अगर 11वां क्वेश्चन बन गया तब क्या करेंगे आप?
नहीं सर, कहीं कहीं प्रॉब्लम होती है कुछ लाइन में, जैसे सामयिक दिगों की व्याख्या करें, क्या राज्यों को अधिक क्षमता की आवश्यकता है, मतलब ऐसे में थोड़ा प्रॉब्लम होता है सर लिखने में। कुछ कुछ प्रश्न सामयिक में का सर, मतलब क्या बाकी सब होता बन है? रहा है। हाल फिलहाल नहीं, के बारे में सामयिक का चर्चा मतलब कर। क्या होता है? मतलब जब आप करंट पढ़ते हैं तो क्या उसमें कहते हैं, क्या लिखा प्रेजेंट रहता है? ट्रेंड्स, जब समसामयिक। आप कहते हैं कि आप जब करंट पढ़ने जाते हैं तो उसके उसका मतलब क्या होता है? सर समसामयिक घटना। जो सर हाल फिलहाल घटना घट रही बस है वही या चीजें घट गई उसमें है, है। कोई तेज मुद्दा है सामयिक सर, वैश्विक हो, राज्य का सामयिक हो। दिगों का मतलब होता है कि वर्तमान में जो मुद्दे हैं केंद्र और राज्य के बीच, उसको लेकर बात सोच रहा है वो। जी। तो जहाँ पे भी हिंदी टर्मिनोलॉजी में अगर दिक्कत होती है तो उसको इंग्लिश टर्मिनोलॉजी में कन्वर्ट कीजिए। क्योंकि होता क्या है कि गूगल ट्रांसलेट होता है, और गूगल ट्रांसलेट जब होता है तो वहाँ पे अर्थ का अनर्थ हो जाता है। थोड़ा सा गूगल ट्रांसलेट में हिंदी टर्मिनोलॉजी टफ हो जाते हैं। तो जब भी किसी प्रश्न का आंसर देने की कोशिश कीजिए तो कोशिश कीजिए कि उसकी इंग्लिश टर्मिनोलॉजी को हम पढ़ लें, उसके इंग्लिश वर्जन को पढ़ लें। ओके सर। क्योंकि यहाँ पर क्या होता है कि कहीं न कहीं जो ट्रांसलेशन है उसमें इशू क्रिएट होता है, और फिर आपका आंसर क्या होगा, दूसरे डायरेक्शन में चला जाएगा। इंग्लिश टर्मिनोलॉजी की डिमांड कुछ और होती है, हिंदी टर्मिनोलॉजी की डिमांड वहाँ पे कुछ और होने लगती है। तो जब भी आपको लगे कि इस प्रश्न में कहीं हमें समस्याएं आ रही हैं तो वहाँ पर आप उसके इंग्लिश टर्मिनोलॉजी को अच्छे से पढ़ने की कोशिश कीजिए, उसको वहाँ पर समझने की कोशिश कीजिए। बातें समझ गए आप लोग? तो ये एक आदत बना जी लीजिए सर। कि जब भी आप किसी आंसर को लिखने जाते हैं तो उसके इंग्लिश वर्जन को एक बार देख लिया कीजिए। इंग्लिश वर्जन देखने से क्या होगा कि ये आपके इन हैबिट आ जाएगा, चाहे वो पीटी हो या मेंस हो, दोनों की बात मैं कह रहा हूँ। इससे क्या होगा कि ये इनहेबिट हो जाएगा, और इनहेबिट होने से क्या होगा कि आपको जब भी कोई समस्या उत्पन्न होने लगे तो आप तुरंत क्या करेंगे, उसका इंग्लिश टर्मिनोलॉजी पढ़ने की कोशिश करेंगे। ठीक है, ये प्रैक्टिकल चीजें, और इससे समस्याएं उत्पन्न होती हैं आंसर में। जब भी आप पीटी या मेंस देने जाएंगे ये समस्याएं आपके सामने आएंगी। तो इसका एक ही सॉल्यूशन है, और वो है कि आप उसकी इंग्लिश टर्मिनोलॉजी पर काम कीजिए। बातें स्पष्ट हो गई सभी को? जी सर। चलिए, तो आगे बढ़े। तो हम लोग अब बात कर रहे हैं सहयोगी और प्रतिस्पर्धी संघवाद की। क्या है सहयोगी और सहयोगी और प्रतिस्पर्धी संघवाद है क्या? सर सहयोग, जैसे कि संघवाद में दो स्तर के शासन होते हैं, केंद्र स्तर, राज्य स्तर। तो सहयोगी संघवाद में दोनों एक दूसरे के साथ मिलकर कार्य करते हैं। ठीक है, और सर प्रतिस्पर्धी में ज्यादा तो नोट्स बता में है नहीं आप लोगों सकते का ये? हैं इसके बारे में उतना। आपके नोट्स में अवेलेबल है या नहीं है? नोट्स देखा आप लोगों ने? हाँ हाँ सर। सर, आप देखा लोगों सर। ने नोट्स देखा है? देखा सर। उसमें सारी बातें स्पष्ट हैं? उसमें सारी बातें स्पष्ट हैं या नहीं है? हाँ सर। हम्म, उसमें सारी बातें स्पष्ट हैं? तो फिर प्रीति का ऐसा जवाब क्यों है कि प्रतिस्पर्धी संघवाद के बारे में सर नहीं बता सकते हैं?
प्रीति, सर मैं एक आप लोग मतलब नोट्स उस नहीं दिन पढ़ते सारा हैं क्या? पढ़ गई थी। नहीं सर, मैं सारा नोट्स पढ़ी, मुझे अभी याद नहीं आ रहे थे, इसलिए मैं नहीं बताई। अच्छा, सारा पढ़ी हूँ लेकिन मुझे याद नहीं मैं आ रहे थे। फिर से देख लूंगी सर, मैं फिर से देख लूंगी। चलिए, तो लिखिए, सहयोगी संघवाद या सहकारी संघवाद क्या है? सहयोगी या सहकारी संघवाद। सर नोट्स में लग रहा है सर कुछ कटा हुआ है। सहयोगी और प्रतिस्पर्धी जो संवाद है उसके नीचे लगता है कुछ कटा हुआ है, कुछ और पेज होगा मे बी सर। हम्म, कटा हुआ नहीं है, वहां तो पूर्ण विराम है ना। हम्म, हाँ चलिए सर वो तो है सर, लिखिए। लेकिन 2 पेज है। हाँ, 2 ही पेज है। लिखिए, सहकारी संघवाद से आशय क्या है? तो लिखिए, यह केंद्र और राज्य के मध्य, सहयोगी या यह सरकारी केंद्र संघवाद। और राज्य के मध्य सहयोगी या सहकारी, सरकारी नहीं, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, ठीक है, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, यह केंद्र राज्य और राज्य के बीच परस्पर टकराव के बजाय पारस्परिक सहयोग पर बल देती है। यह केंद्र और राज्य के बीच टकराव के बजाय पारस्परिक सहयोग पर बल देती है। पारस्परिक सहयोग पर बल देती है। यह सबल केंद्र के लिए सबल राज्य के उद्देश्य से अभिप्रेरित है। यह सबल केंद्र के लिए सबल राज्य के उद्देश्य से अभिप्रेरित है। ठीक है, तो कहने का मतलब यह है कि सहकारी संघवाद या सहयोगी संघवाद से आशय क्या है? तो जब केंद्र और राज्य के बीच परस्पर सहयोग की स्थिति दिखाई देगी और दोनों मिलकर भारत के विकास में जो अपनी अपनी सहभागिता और भूमिका है उसका क्या करेंगे? निर्वहन करेंगे। और जो उसका उद्देश्य होगा क्या, कि मजबूत राज्य ही क्या कर सकता है? मजबूत केंद्र का निर्माण कर सकता है, और जिसका मजबूत भारत के रूप में सामने आएगा, विकसित भारत। बातें स्पष्ट हुई या नहीं हुई? यस सर। नहीं सुन पा रहे थे सर। हाँ अमन, आपको नहीं सुन पा रहे थे बीच में से। आप नहीं सुन पा रहे थे, सभी नहीं सुन पा रहे थे? सभी। सभी लोग नहीं सुन पा रहे थे मुझे क्या? यस सर, कभी कभी कट जाता है सर। अच्छा, तो मैं सहकारी संघवाद की बात कर रहा था, और सहकारी संघवाद के संदर्भ में हमने कहा कि यह कहता क्या है? केंद्र और राज्य के मध्य परस्पर टकराव के बजाय सहयोग की बात करता है। ठीक है, तो पहला पॉइंट हमने क्या कहा कि केंद्र और राज्य के मध्य टकराव के बजाय पारस्परिक सहयोग पर बल देता है।
दूसरी बात हमने कहा कि यह क्या करता है, सबल केंद्र से सबल राज्य की बात करता है। सबल केंद्र के लिए सबल राज्य के उद्देश्य से क्या है, यह अभिप्रेरित है। ठीक है, तो 2 पॉइंट हमने कहा सहकारी संघवाद को लेकर। एक तो कि केंद्र और राज्य के बीच परस्पर सहयोग की बातें होंगी, और दूसरा कि मजबूत केंद्र के लिए मजबूत राज्य की आवश्यकता होगी। यहाँ पर बातें स्पष्ट हुई? जी। चलिए अब देखते हैं कि भारत में सहयोगी संघवाद का परिदृश्य कैसा रहा, इसका विकास कैसे हुआ है। तो लिखिए, सहयोगी संघवाद की ओर बढ़ता भारत। क्यों भारत में सहयोगी संघवाद का विकास हुआ, तो इसके संदर्भ में लिखिए, सहयोगी संघवाद की ओर बढ़ता भारत। लिखिए पहला पॉइंट, राजनीतिक परिदृश्य में आने वाला परिवर्तन। राजनीतिक परिदृश्य में आने वाला परिवर्तन। राजनीतिक परिदृश्य में आने वाला परिवर्तन। मुझे सुन पा रहे हैं आप लोग? यस जी सर। क्लियर है सर। ठीक है सर। लिखिए इसमें पहला पॉइंट, 90 के दशक में मंडल की राजनीति। मंडल की राजनीति नब्बे के दशक में मंडल की राजनीति तथा धर्म एवं जाति की राजनीति में धर्म और जाति की राजनीति की केंद्रीय भूमिका ने धर्म और जाति की राजनीति की केंद्रीय भूमिका ने धर्म और जाति के राजनीति की केंद्रीय भूमिका ने कांग्रेस सहित अन्य अखिल भारतीय पार्टी के प्रभुत्व को कमजोर किया। कांग्रेस सहित राष्ट्रीय पार्टी के प्रभुत्व को कमजोर किया। तथा क्षेत्रीय पार्टी की भूमिका में वृद्धि हुई। सर नेटवर्क कंजेक्शन है आपका, लग रहा है बीच बीच में आवाज डिसकंटिन्यू हो जा रहा है। इससे तथा क्षेत्रीय एवं स्थानीय पार्टी की भूमिका में वृद्धि हुई। क्षेत्रीय एवं स्थानीय पार्टी की भूमिका में वृद्धि हुई। परिणाम स्वरूप गठबंधन की राजनीति का प्रादुर्भाव हुआ। गठबंधन की राजनीति का प्रादुर्भाव हुआ। गठबंधन की राजनीति का प्रादुर्भाव हुआ। तथा क्षेत्रीय दलों के बढ़ते प्रभुत्व ने
क्षेत्रीय दलों के बढ़ते प्रभुत्व ने तथा क्षेत्रीय दलों के बढ़ते प्रभुत्व ने राज्यों की स्वायत्तता राज्यों की स्वायत्तता राज्यों की स्वायत्तता में वृद्धि राज्यों की स्वायत्तता में वृद्धि तथा क्षेत्रीय आकांक्षा को मजबूती प्रदान की क्षेत्रीय आकांक्षा को मजबूती प्रदान की क्षेत्रीय आकांक्षा को मजबूती प्रदान की। ठीक है, तो इसके परिणाम स्वरूप क्या देखते हैं कि जैसे ही गठबंधन की राजनीति का प्रादुर्भाव होता है, क्षेत्र राष्ट्रीय पार्टियां कमजोर होती हैं और क्षेत्रीय पार्टियों का वर्चस्व स्थापित होता है, तो ये क्षेत्रीय स्वायत्तता को लेकर, क्षेत्रीय मुद्दे को लेकर और राज्यों की स्वायत्तता को लेकर क्या होते हैं, गंभीर होते हैं और इसको लेकर केंद्र और राज्य के मध्य परस्पर टकराव की स्थिति दिखाई देगी और ये सहयोगी संघवाद की ओर भारत के बढ़ने का क्या होगा, पथ प्रदर्शन करेगा। बातें स्पष्ट हुई? बातें स्पष्ट हुई? जी सर। नेक्स्ट लिखिए राजनीतिक प्रशासनिक विकेंद्रीकरण। राजनीतिक प्रशासनिक विकेंद्रीकरण लिखिए। इसमें पहला पॉइंट, 90 के दशक में सरकारिया आयोग की अनुशंसा 90 के दशक में सरकारिया आयोग की अनुशंसा तथा एसआर बम्बईवाद ने 90 के दशक में सरकारिया आयोग की अनुशंसा तथा एसआर बम्बईवाद में सुप्रीम कोर्ट के निर्णय ने केंद्र राज्य के बेहतर संतुलन स्थापित किया। इसी में नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, योजना आयोग की बदलती भूमिका तथा राष्ट्रीय विकास परिषद की बढ़ती महत्ता ने भी इसे संभव बनाया। योजना आयोग की बदलती भूमिका तथा राष्ट्रीय विकास परिषद की बढ़ती महत्ता ने भी इसे संभव बनाया। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, 73वें व 74वें संविधान संशोधन द्वारा 73वें व 74वें संविधान संशोधन द्वारा सत्ता के विकेंद्रीकरण ने
सत्ता के विकेंद्रीकरण ने स्थानीय स्वशासन को मजबूती प्रदान की। ठीक है, 73वें और 74वें संविधान संशोधन द्वारा सत्ता के विकेंद्रीकरण ने स्थानीय स्वशासन को मजबूती प्रदान की। अब देखिए, यहाँ पर हमने कहा कि 90 के दशक में देखेंगे कि केंद्र राज्य के बीच संबंध जो है बहुत ही निम्न स्तर के होते चले गए, और इसी के परिणाम स्वरूप केंद्र और राज्य के मध्य संबंधों को बेहतर करने के लिए सरकारिया आयोग का गठन किया जाता है। और सरकारिया आयोग ने आर्टिकल 356 को लेकर और राज्यपाल की जो विवेकाधीन शक्तियां हैं इसको लेकर क्या किया, व्यापक अनुशंसाएं। और इसी को आधार बनाकर एसआर बॉम्बे विवाद में जो कर्नाटक का मामला था, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने राज्यपाल को लेकर और आर्टिकल 356 को लेकर क्या किए, एक महत्वपूर्ण दिशा निर्देश देता है। और इससे क्या हुआ कि एक सकारात्मक मैसेज गया केंद्र के सामने, और इससे केंद्र और राज्य के मध्य जो प्रशासनिक संबंध है इसमें आपको गुणात्मक परिवर्तन दिखाई देगा। अब आर्टिकल 356 के प्रयोग की बातें हो, राज्यपाल द्वारा सत्ता के दुरुपयोग की बातें हो, इस पर प्रभावी अंकुश की स्थिति दिखाई देगी आपको। ठीक है, इसके अलावा हमने कहा कि 90 के दशक के बाद आप देखते क्या है कि एलपीजी के पॉलिसीज को हम अपनाते हैं, और जब एलपीजी के पॉलिसीज को अपनाते हैं तो स्वाभाविक है कि इसका लाभ हम तभी ले पाएंगे जब राज्यों को क्या किया जाएगा, स्वायत्तता दी जाएगी। राज्यों को अपने क्षेत्रीय आकांक्षाओं के अनुरूप योजनाओं का निर्माण करने की बातें होंगी। तो इसके उद्देश्य स्वरूप क्या हुआ, योजना आयोग ने भी अपनी भूमिका में परिवर्तन करना शुरू किया, और टॉप टू बॉटम अप्रोच की जगह और वन फिट फॉर ऑल के मॉडल की जगह हमने क्या किया, बॉटम अप अप्रोच की संकल्पना को और विकेंद्रीकृत योजना की जो बातें हैं उसको हमने यहाँ पर मूर्त रूप देना शुरू किया। और साथ ही साथ हमने कहा कि जैसे ही क्या हुआ, क्षेत्रीय दल मजबूत हुए तो एनडीसी की जो बात करते हैं, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल की जो बात करते हैं, राष्ट्रीय विकास परिषद की, इसकी भूमिका भी क्या हो जाती है, महत्वपूर्ण हो जाती है। और योजनाओं के अप्रूवल में जो इसकी भूमिका है वो सर्वोपरि हो जाती है। तो इस कारण से जो प्रशासनिक संबंध है वो बेहतर होने लगते हैं। इसके अलावा 73वें और 74वें संविधान संशोधन की हमने बात की, जो क्या था, भारत के राजनीतिक विकेंद्रीकरण की बात करता है और जनता की लोकतंत्र में सहभागिता को लेकर हम सामने आते। बात स्पष्ट हुई? जी सर। यस सर। कोई कंफ्यूजन यहाँ तक? नहीं सर। चलिए नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, आर्थिक उदारीकरण एवं आर्थिक विकेंद्रीकरण। आर्थिक उदारीकरण एवं आर्थिक विकेंद्रीकरण। देखिए पहला पॉइंट, 90 के दशक में बदलती आर्थिक परिस्थितियों ने 90 के दशक में बदलती आर्थिक परिस्थितियों ने आर्थिक उदारीकरण द्वारा आर्थिक गतिविधियों में केंद्र की भूमिका को सीमित किया। 90 के दशक में बदलती आर्थिक परिस्थितियों ने आर्थिक उदारीकरण द्वारा आर्थिक गतिविधियों को मजबूत करने का प्रयास किया। गया।
मजबूत करने का प्रयास किया गया, जिसमें राज्यों का सकारात्मक सहयोग आवश्यक था, जिसमें राज्यों का सकारात्मक और प्रत्यक्ष सहयोग आवश्यक था। परिणाम स्वरूप केंद्र ने अपनी भूमिका को सीमित करना शुरू किया। परिणाम स्वरूप केंद्र ने अपनी भूमिका को सीमित करना शुरू किया। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, आर्थिक विकेंद्रीकरण के तहत आर्थिक तथा वित्तीय मामलों में राज्यों को निर्णयन प्रक्रिया में छूट दी गई। राज्यों को निर्णयन प्रक्रिया में छूट दी गई। ठीक है, नेक्स्ट लिखिए 11वीं तथा 12वीं पंचवर्षीय योजना। 11वीं तथा 12वीं पंचवर्षीय योजना। लिखिए इसमें पहला पॉइंट, देखिए इस योजना के तहत सतत तथा समावेशी विकास की लक्ष्य की प्राप्ति में इस योजना के तहत सतत तथा समावेशी विकास सस्टेनेबल तथा इंक्लूसिव डेवलपमेंट सतत तथा समावेशी विकास के लक्ष्य की प्राप्ति में राज्यों की सक्रिय भूमिका सुनिश्चित किया गया। राज्यों की सक्रिय भूमिका सुनिश्चित किया गया। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, तो दूसरी तरफ सहस्त्राब्दी विकास लक्ष्य मिलेनियम डेवलपमेंट गोल सहस्त्राब्दी विकास लक्ष्य की प्राप्ति भी राज्यों के सक्रिय सहभागिता के बिना संभव न था। तो दूसरी तरफ सहस्त्राब्दी विकास लक्ष्य की प्राप्ति भी राज्यों के सक्रिय सहयोग के बिना संभव न था। तो ये क्या थे, 11वीं और 12वीं पंचवर्षीय योजना में हमने जो इसका लक्ष्य निर्धारित किया था वो क्या था, सतत और समावेशी विकास की बात किए थे। और इस सतत और समावेशी विकास को हम तभी प्राप्त कर सकते थे जब इसमें राज्यों की सहभागिता क्या हो, सक्रिय रूप से। तो दूसरी तरफ हमने सहस्त्राब्दी विकास लक्ष्य को लेकर भी अपनी सहमति दी थी, और यह तभी संभव हो पाता जब क्या
राज्य के स्तर पर इसका बेहतर रूप से क्रियान्वयन हो पाता, इस लक्ष्य की प्राप्ति के लेकर जितने भी इसके बिंदु थे। बातें स्पष्ट हुई? यस सर। नेक्स्ट लिखिए, वित्त आयोग की बदलती भूमिका। वित्त आयोग की बदलती भूमिका। देखिए, योजना आयोग की बदलती भूमिका के परिणाम स्वरूप योजना आयोग की बदलती भूमिका के परिणाम स्वरूप वित्त आयोग के महत्ता में वृद्धि हुई। वित्त आयोग की महत्ता में वृद्धि हुई। जिसके परिणाम स्वरूप केंद्रीय राजस्व में जिसके परिणाम स्वरूप केंद्रीय राजस्व में राज्यों की हिस्सेदारी में निरंतर वृद्धि देखी गई। जो राज्यों की हिस्सेदारी में निरंतर वृद्धि देखी गई। जो 14वें और 15वें वित्त आयोग के अनुशंसा पर 42% हो गई है। जो 14वें और 15वें वित्त आयोग की अनुशंसा पर 42% हो गई है। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा इसी में, इससे राज्यों को वित्तीय मामलों में स्वायत्तता मिली। इससे राज्यों को वित्तीय मामलों में स्वायत्तता मिली तथा स्थानीय जरूरतों के अनुरूप योजनाओं के निर्माण और क्रियान्वयन को बढ़ावा मिला। स्थानीय जरूरतों के अनुरूप योजनाओं के निर्माण सर कट रहा है, आवाज कट रहा है। ठीक है। देखिए, सर योजनाओं के निर्माण एवं राज्यों को वित्तीय स्वायत्तता में योजनाओं के निर्माण एवं स्थानीय स्तर पर योजनाओं के निर्माण एवं क्रियान्वयन में वृद्धि हुई, बढ़ावा देखा गया। जो सेंटेंस पूरा कर लीजिए उसको जैसे भी देख के, ठीक है। नेक्स्ट लिखिए, नेक्स्ट पॉइंट, इस सहयोग को बढ़ाने में अंतर्राज्यीय परिषद, क्षेत्रीय परिषद, इस सहयोग को बढ़ाने में
अंतर्राज्यीय परिषद, क्षेत्रीय परिषद, क्षेत्रीय परिषद की सक्रियता में वृद्धि के अलावा नीति आयोग तथा वस्तु एवं सेवा कर परिषद में राज्यों की सक्रिय सहभागिता ने सहकारी संघवाद की भावना को मजबूती प्रदान कर सहकारी संघवाद की भावना को मजबूती प्रदान किया। इसी के परिणाम स्वरूप, नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, इसी के परिणाम स्वरूप वर्तमान परिदृश्य में केंद्र राज्य के मध्य केंद्र और राज्य के मध्य प्रतिस्पर्धी संघवाद को बढ़ावा दिया जा रहा है। केंद्र और राज्य के मध्य प्रतिस्पर्धी संघवाद को बढ़ावा दिया जा रहा है। प्रतिस्पर्धी संघवाद को बढ़ावा दिया जा रहा है। ठीक है, यहां तक बातें स्पष्ट हो गई? कोई प्रश्न है मन में? कोई प्रश्न है मन में? Yes, sir. कुछ पूछना है? कोई बातें जो समझ में ना आई हो? ये लास्ट लाइन सर अभी जो लिखवाया है सर, इसी के परिणाम स्वरूप वर्तमान परिदृश्य में केंद्र और राज्य के मध्य प्रतिस्पर्धी संघवाद को बढ़ावा दिया जाए। प्रतिस्पर्धी या फिर सहयोगी सर? वर्तमान प्रतिस्पर्धी संघवाद का है ना अमर सुमित? वर्तमान में 2014 के बाद जब हम नीति आयोग की बात करते हैं 15 में, तो 15 के बाद हम क्या कर रहे हैं? प्रतिस्पर्धी संघवाद की बात कर रहे हैं ना? जी सर। वही पूछना है सर। ठीक है, ठीक है, चलिए अब लिखिए प्रतिस्पर्धी संघवाद। प्रतिस्पर्धी संघवाद क्या है? प्रतिस्पर्धी संघवाद, प्रतिस्पर्धी संघवाद है क्या? लिखिए। लिखिए, संघ तथा विभिन्न राज्यों द्वारा पहला पॉइंट लिखिए, संघ तथा विभिन्न राज्यों द्वारा
सामाजिक आर्थिक विकास के लक्ष्य की प्राप्ति हेतु सामाजिक आर्थिक विकास के लक्ष्य की प्राप्ति हेतु कानून प्रशासन एवं वित्त के क्षेत्र में की गई स्वस्थ प्रतिस्पर्धा ही कानून प्रशासन एवं वित्त के क्षेत्र में एक दूसरे से की गई स्वस्थ प्रतिस्पर्धा ही प्रतिस्पर्धी संघवाद है। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए। इसमें संपूर्ण देश के लिए एक समरूप नीति बनाने की बजाय विभिन्न राज्यों की स्थानीय प्राथमिकताओं के आधार पर भिन्न-भिन्न नीतियां अपनाई जाती हैं। अर्थात बॉटम अप अप्रोच द्वारा विकेंद्रीकृत नियोजन पर बल दिया जाता है। बॉटम अप अप्रोच द्वारा विकेंद्रीकृत नियोजन पर बल दिया जाता है। नेक्स्ट, इसके तहत विभिन्न राज्य अपना विकास बढ़ाने तथा अपने नागरिकों को बेहतर सेवाएं प्रदान करने हेतु अपनी भौगोलिक स्थिति तथा सामाजिक आर्थिक विशिष्टता के अनुरूप नीतियों का निर्माण करते हैं।
नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, प्रतिस्पर्धी संघवाद को मजबूत करने के उद्देश्य हेतु प्रतिस्पर्धी संघवाद को बढ़ावा देने हेतु योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग को प्रतिस्थापित किया गया। योजना आयोग को नीति आयोग द्वारा प्रतिस्थापित किया गया। योजना आयोग को नीति आयोग द्वारा प्रतिस्थापित किया गया, जो कि राज्यों को सशक्त करने तथा विकसित राज्य बनाने में राज्यों की क्षमता वृद्धि को लेकर नीतिगत समर्थन करते हैं। राज्यों की क्षमता वृद्धि को लेकर नीतिगत समर्थन करते हैं। नीतिगत समर्थन करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, राज्यों को वित्तीय स्वायत्तता देने के क्रम में राज्यों को वित्तीय स्वायत्तता देने के क्रम में 14वें वित्त आयोग की सिफारिशों को स्वीकार करना भी राज्यों को वित्तीय स्वायत्तता देने के क्रम में 14वें वित्त आयोग की सिफारिशों को स्वीकार किया जाना भी चौदहवें वित्त आयोग के सिफारिशों को स्वीकार किया जाना भी प्रतिस्पर्धी संघवाद के उद्देश्य से प्रेरित था। प्रतिस्पर्धी संघवाद के उद्देश्य से प्रेरित था। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, इसके तहत राज्य धन और निवेश की प्राप्ति के लिए धन और निवेश को आकर्षित करने के लिए एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा करते हैं। इसके तहत राज्य धन और निवेश की प्राप्ति के लिए एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा करते हैं। ठीक है, तो ये क्या था? प्रतिस्पर्धी संघवाद, जिसमें हमने कहा कि क्या करते हैं, राज्य और केंद्र कानून के स्तर पर, वित्त के स्तर पर, प्रशासन के स्तर पर स्वस्थ प्रतिस्पर्धा करते हैं और गुड गवर्नेंस की स्थापना को लेकर
एक बेहतर आर्थिक माहौल के सृजन को लेकर और साथ साथ धन और निवेश की प्राप्ति को लेकर एक सकारात्मक नीति का निर्माण करते हैं और इसको लेकर क्या करते हैं, आपस में स्वस्थ प्रतिस्पर्धा करते हैं, ताकि क्या हो, एक विकसित राज्य बनाने को लेकर जो अभिकल्पनाएं हैं उसको मूर्त रूप दिया जा सके। और इसी क्रम में नीति आयोग क्या करता है, तो इनको नीतिगत सपोर्ट करता है, इनको प्रतिस्पर्धी संघवाद में अपनी भूमिका को लेकर बेहतर नीति और कार्यक्रम बनाने में मदद करता है। बात स्पष्ट हुई? बातें स्पष्ट हुई? सर कोई कंफ्यूजन यस यहाँ सर। तक किन्हीं को? कुछ प्रश्न हो मन में, कुछ पूछना हो, कोई बातें समझ में ना आई हो? सर लास्ट वाले पॉइंट का कोई एग्जांपल बता दीजिए। नहीं, ये मैं नहीं बताऊंगा अमन, ये अब आपको ढूंढना, मैं ये बताने ही वाला था कि आपको यह काम एक करना है होमवर्क के रूप में कि वो कौन कौन से नीतियां बनाई गई है विभिन्न राज्यों के द्वारा जो क्या है, प्रतिस्पर्धी संघवाद का परिचायक है। जैसे कि गुजरात ने बनाया है, जैसे उत्तर प्रदेश ने बनाया है, ठीक है, जैसे कर्नाटक ने बनाया है, तो आपको थोड़ा सा इस पे काम करना पड़ेगा। ठीक है, मैं सब चीज थाली में परोस के देने वाला नहीं हूँ। ठीक है अमन? तो आपको थोड़ा यहाँ ट्राई पर करेंगे। क्या करना है, हाँ, जब नहीं होगा तो फिर हम हैं ही। ठीक है, और कोई प्रश्न, कोई विचार, कोई संशय, कोई समस्या है मन में, या सभी को सारी चीजें स्पष्ट हो गई? तो आज की क्लास से कोई लाभ हुआ? यस सर। कोई बेनिफिट्स, कुछ यस सीखने को मिला सर। आज की क्लास में? सर हाय, यस सर। हाँ अनुपमा, कहाँ थी यार? सर वो पूछ रहे, नहीं सर पूछ रहे थे ना कि इस बार पीटी के एग्जाम के साथ ही ऑप्शनल पेपर चूज करना है क्या? हाँ, वो तो सब बार करना होता है ना। हाँ। किया गया क्या? नहीं सर पता नहीं था, इस बार फॉर्म भर रहे हैं। हम्म, सर ये चीज पता नहीं नहीं था तो वो हमको, ऑप्शनल का फर्स्ट बार ऑप्शन फॉर्म भर रखा है रहे हैं। उसमें। हाँ, नहीं तो ऑप्शनल आपको चूज करना पड़ेगा। अभी तक का तो ट्रेंड्स यही है। अब देखिए, नोटिफिकेशन में कुछ दिया होगा ना, जब ये हाँ आ सर जाएगा वही आपका देखिए तो फॉर्म समझ भरने नहीं वाला आ रहा था, समय, तो पता नहीं। उसमें है ना। हाँ, तो वो ऑप्शनल आपको भरना पड़ेगा, अभी डिसाइड करना पड़ेगा। जी सर। ऑप्शनल आपको अभी डिसाइड करना पड़ेगा। चलिए, ओके, फिर गुड नाइट। गुड नाइट। गुड नाइट सर। प्रणाम सर। जी प्रणाम सर। सर खुश रहिए, सभी एसडीएम बनिए। प्रणाम सर। प्रणाम सर। सभी एक साथ एसडीएम बन जाइए। प्रणाम सर।
प्रणाम सर।